नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली यूपीपीएससी में। बात करते हैं एनसीईआरटी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक आपको पढ़ाई जा रही, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चैप्टर वाइज आपको समरी दी जा रही वीडियो के माध्यम से। इस सीरीज़ का ये 7th वीडियो है। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। चैप्टर 5th है, इसका ये 2nd पार्ट है, रेस्ट पार्ट। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित किन्हें कहा जाता था? ब्राह्मणों को कहा जाता था, ठीक है। और ये यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। अब इस काल में राजा महलों में रहते थे तथा भारी कर वसूलते थे। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इस काल के जो राजा थे वो एक प्रकार के सरदार हुआ करते थे। उनकी जो शक्तियाँ थी बहुत ही सीमित थी। ना तो उनकी बड़ी राजधानियाँ होती थी, ना महल होते थे, ना उनके पास सेना होती थी, और ना ही वो कर वसूलते थे। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा नहीं बन सकता था। ये अधिकार किसका था? समिति का था। उस समिति का था जो कबीले की आम सभा को कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जन और विश्व। विश्व निकला है वैश्य शब्द से। अब इन्हें विश्व और जन शब्दों को ऋग्वेद में देखा जा सकता है, जैसे पुरुजन, वरजन, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं इसमें। देखिए, दास या दस्यु, ठीक है। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। इनका मतलब था कि यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। ये लोग कौन लोग? दस्यु या दास। बाद में इनका थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया था। क्या चेंज हो गया था? कि उनके मालिक इनको अपनी संपत्ति माना करते थे, ठीक है। मतलब दासों से कुछ भी मालिक उनका कह सकता है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी करने के लिए, मतलब कोई भी काम वो करवा सकते थे। सिंपल सी चीज़ है। अगला 5th है। देखिए, महापाषाण काल में कब्रों की क्या विशेषता थी तथा ये कहाँ प्रचलित थे? तो कब्र बनाने, देखिए महापाषाण से ले लेते हैं। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे, ठीक है। अब इन कब्रों की प्रथा थी 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, ठीक है। और ये प्रचलित कहाँ थे? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। अगला देखिए, इस काल की कब्रों की पहचान कैसे की जाती थी? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस काल की जो कब्रें थीं 2 तरह की होती थी, एक ज़मीन के ऊपर, एक ज़मीन के नीचे, ठीक है। इन्हें ही बोला जाता था ताबूत, शवाधान या शिष्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, जो ज़मीन के अंदर कब्रें होती थी उनकी सिर्फ एक पहचान थी, कभी गोलाकार सजा हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा पत्थर। अब देखिए, अगला है कि महापाषाण काल में मृतकों के साथ क्या क्या सामान रखा जाता था। देखिए, इसमें एक चीज़ कॉमन थी, काले लाल मिट्टी के बर्तन। हर एक कब्र में ये मिले हैं, तो ये चीज़ कॉमन थी सब में, ठीक है। उसके अलावा लोहे के औजार और हथियार रखे जाते थे, घोड़े के कंकाल रखे जाते थे, पत्थर, सोने के गहने भी रखे जाते थे। देखिए, इस काल में पोर्ट होल या डेथ होल शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र मिली थी, उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। जबकि मैं बता चुका हूँ कि दूसरे अगर कंकालों की बात करें तो उसमें मिट्टी के बर्तन ही पाए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो था कुछ खास रहा होगा उस समाज में। अब देखिए, आगे देखते हैं कि कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, ठीक है। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा रास्ता होता था, इसे बड़ा सुराग बोला जाता था। मतलब या तो बड़ा सुराग बोलो या बड़ा रास्ता बोलो, ठीक है। उसे ही पोर्ट होल कहते थे, ना कि डेथ होल। तो सही क्या है? पोर्ट होल। अगला देखते हैं। देखिए, इनाम गांव एक आरंभिक नगर था। ये किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जो कब्रें मिली उनसे क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए, इनाम गांव ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, ठीक है। यह जगह 3600 से 2700 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग रहते थे।
अब यहाँ से जो कब्रें मिली उनसे अगर जानकारी मिलती है तो विशेषता क्या थी, तो देखिए क्या थी विशेषता। यहाँ पे जो वयस्क लोग होते थे उनकी कब्रों को सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, ठीक है, उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के आंगन में ही दफनाया जाता था। ऐसा ऐसा माना जाता है कि ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पीना हो दफनाए गए शव के साथ रखा जाता था या रखे जाते थे। अगला, ठीक है, चरक संहिता कब और किसने लिखी थी, किससे संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य जी ने रखी थी इसकी नींव, ठीक है, मतलब इसे लिखा था। किस पे बेसिस थी, किस पे आधारित थी, चिकित्सा शास्त्र पे। इनके अनुसार हमारे शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अगर अभी की बात करें कि अभी की साइंस क्या कहती है, 206 हड्डियाँ। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ के ही ये संख्या बताई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।